हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। बाकी आज की जो क्लास है हमारी 6th क्लास है आईसीएसई मैथमेटिक्स। और अभी हमने पहला चैप्टर खत्म किया है इसी क्लास के लिए। उसका नाम था इंटीजर। उसके जो है 4 पीरियड हो गए थे। तो अब जो है नया चैप्टर है जो आपके एग्जाम में आने वाला है, और वो चैप्टर है रेशो। ठीक है, तो आपकी बुक में आईसीएसई बोर्ड जो 6th क्लास है उसमें एक नाम मिलेगा अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स, और उसके अंदर क्या है, रेशो। ये आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इसकी शुरुआत करते हैं। और उम्मीद है कि आपको जो पहला चैप्टर है बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, और कोशिश करूंगा कि ये भी चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम समझेंगे कि इन ये जो शब्द हैं इनकी मीनिंग्स क्या हैं। फिर 2-4 जो इसके कंसेप्ट दे रखे हैं बेसिक बेसिक वो समझेंगे। फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। और क्योंकि ये चैप्टर छोटा ही है तो कोशिश करूंगा कि मैं इस पीरियड में ही पूरा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। हालांकि जो इंटीजर है उसकी कई एक्सरसाइज दे रखी थी, तो उसके तो 4 पीरियड हुए थे मेरे यहाँ। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इसे इसी क्लास में हो जाए खत्म, और आपकी पूरी संतुष्टि इसी क्लास में मैं कर दूंगा, ताकि फिर दूसरी क्लास बनानी ना पड़े। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर मान लो क्वेश्चन ज्यादा हो गए तो हो सकता है दूसरी क्लास भी शुरू करनी पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अर्थमेटिकल प्रॉब्लम का मतलब होता है बच्चों, अर्थमेटिकल जो बना है अर्थमेटिक से बना है। और अर्थमेटिक क्या होता है, मैथमेटिक्स होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स जो है 3 तरीके का होता है। एक अर्थमेटिक होता है, एक एडवांस मैथ्स होता है, एक होता है टेक्निकल मैथमेटिक्स। तो अभी हम छोटी क्लास में हैं, इसलिए हम सिर्फ अर्थमेटिक ही पढ़ रहे हैं। और इसमें कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस सुना होगा आपने, एवरेज हो गया, रेशो हो गया। ये छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, और इनका जो कलेक्शन होता है उसे हम अर्थमेटिक कहते हैं। तो अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स का मतलब हो गया कि ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो अर्थमेटिक से होंगे। ठीक है, ये मतलब हो गया। यहाँ कोई प्रॉफिट एंड लॉस से कोई क्वेश्चन नहीं आना, ना कोई एवरेज से आना, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, रेशो है। सिर्फ रेशो के क्वेश्चन ही आपको दिए जाएंगे। तो ये बात तो होगी बच्चों अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स की। अब समझते हैं कि हम रेशो क्या है, रेशो किसे कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रेशो क्या है। पहली बात, रेशो को जो है इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। अगर मान लिया 2 नंबर है कहीं, जैसे एक नंबर है x, एक नंबर है y, और इनके बीच में मैंने ऐसा निशान लगा दिया ये, तो इसे आप बोलोगे x रेशो y, x रेशो y। इसे फिर हम आगे अपॉन में भी लिख सकते हैं, x अपॉन y। तो x रेशो y बोल लीजिए या x अपॉन y बोल लीजिए, एक ही बात है। तो इस तरह से तो हम रेशो को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि रेशो क्या है। तो इसके लिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपकी बुक में दे रखा हो। जैसे मान ले सपोज 2 पेंसिल है, एक तो फर्स्ट पेंसिल है, फर्स्ट पेंसिल है, ध्यान से समझिएगा, इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। एक सेकंड पेंसिल है, इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में या एग्जाम्पल में कि 2 पेंसिल हैं, एक फर्स्ट पेंसिल है इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, एक सेकंड पेंसिल है इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, और हमें रेशो निकालनी है। तो जब हम रेशो निकालेंगे बच्चों, तो 6 रेशो 4, इसे ऐसे लिख देंगे। बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ, मन लगा के पढ़ो। कोई भी दिक्कत है उसे भी सॉर्ट आउट करूंगा, और ध्यान से पढ़ते रहो। तो इसे रेशो में लिख लिया। फिर इसे अपॉन में लिख सकते हैं, ऐसे जैसे मैंने अभी बताया था कि x रेशो y को क्या लिख सकते हैं, x अपॉन y लिख सकते हैं। तो 6 रेशो 4 को लिख सकते हैं 6 अपॉन 4। उसके बाद रेशो तो ये भी आ गई है, लेकिन ये दोनों नंबर जो हैं किसी नंबर से कट जाते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी पड़ेगी। अगर ये किसी नंबर से नहीं कटेंगे तो इसे हम यहीं छोड़ देंगे। लेकिन अगर ये दोनों नंबर किसी टेबल से कट जाते हैं, लेकिन वो एक ही टेबल से कटने चाहिए, जैसे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 2 के टेबल से 2 नंबर कट गए। तो ये जो आया है 3 अपॉन 2, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, यानी कि इससे आगे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकती, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। तो इसे आप 3 अपॉन 2 लिख लो या 3 रेशो 2 लिख लो। ठीक है, तो इसे मैंने आगे भी सोल्व कर दिया है। ठीक है, लेकिन रेशो तभी निकलेगी बच्चों, ये बात ध्यान देनी है, जब ये दोनों चीज सेम हो। सेम से मतलब जैसे यहाँ 6 के बाद लिखा क्या है सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर है, और 4 के बाद क्या लिखा हुआ है सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है। तो दोनों ही सेंटीमीटर है, तभी आप रेशो फाइंड आउट कर सकते हो। अगर अलग अलग होंगे, मान लिया 1 मीटर होगा 1 सेंटीमीटर होगा, तो पहले आपको उन्हें दोनों को सेम करना पड़ेगा, दोनों को सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। या कहीं रुपीस है कहीं पैसे हैं, तो दोनों को पैसे बना लीजिए। रेशो फाइंड आउट करने से पहले दोनों की जो यूनिट है
वो सेम होनी चाहिए। दोनों सेंटीमीटर हो, दोनों मीटर हो, दोनों रुपीज हो, दोनों पैसे हो, कुछ भी हो, सेम हो, तभी हम रेशो निकाल सकते हैं। तो 6:4 लिखा, उसे डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया, उसकी कटिंग कर ली और ये आपकी फाइनल आंसर आ गया। यानी कि फर्स्ट पेंसिल और सेकंड पेंसिल की जो लेंथ में जो रेशो थी वो 3:2 थी। तो इस तरह से हम रेशो को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बच्चों हमने समझ लिया है कि रेशो क्या होती है। उसके बाद एक नेक्स्ट वर्ड आ रहा है बच्चों, एंटीसीडेंट। ANTECEDENT, एंटीसीडेंट। तो कोई भी रेशो है, मान लो सपोज 3:2 है, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, बस इसी को एंटीसीडेंट कहते हैं, कुछ अलग नहीं है। जो रेशो की फर्स्ट टर्म है उसे मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट बोलेंगे। ठीक है, ये एंटीसीडेंट आ गया। उसके बाद टर्म दे रखी है कॉन्सिक्वेंट, यहां लिख देता हूं, CONSEQUENT। क्या है, कॉन्सिक्वेंट। तो रेशो की जो सेकंड टर्म है बच्चों, सेकंड टर्म, उसे ही बस कॉन्सिक्वेंट कह देते हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि रेशो के चैप्टर में एंटीसीडेंट क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, बस ये ध्यान रखना है कि जो रेशो दे रखी है उसकी जो फर्स्ट टर्म है उसे एंटीसीडेंट कहते हैं और जो सेकंड टर्म है उसे कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब अभी हमने क्या समझा है, हमने रेशो समझ लिया है, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को भी समझ लिया है। अब इनमें अगर मैं रिलेशन बनाना चाहूं कोई, जैसे एक रेशो लिख दी मैंने 5:6, ऐसे लिख दिया, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, डिवाइड में लिख सकता हूं 5/6। तो इसे आप समझिएगा, ये रेशो है, तो ये फर्स्ट टर्म है, इसे क्या बोल सकते हैं, एंटीसीडेंट। स्पेलिंग मैंने यहाँ लिख रखी है, अभी मैंने फिलहाल ए लिख दिया है। और इसे क्या लिख सकते हैं, कॉन्सिक्वेंट, क्योंकि ये सेकंड टर्म है, तो मैंने क्या लिख दिया है, सी, स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, R=A/C। ये हमारा एक रिलेशन बन गया है जो रेशो में, एंटीसीडेंट में और कॉन्सिक्वेंट में एक रिलेशन को शो करता है। तो R का मतलब क्या है बच्चों, रेशो है, A का मतलब क्या है, एंटीसीडेंट है, और C का मतलब क्या है बच्चों, कॉन्सिक्वेंट है। तो किसी भी रेशो को आप इन 3 नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हम कह भी सकते हैं, वी कैन से दैट रेशो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इन द फॉर्म जस्ट लाइक दिस। इसे इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी हमने बच्चों क्या समझा है, रेशो क्या है, एंटीसीडेंट क्या है और कॉन्सिक्वेंट क्या है। उसके बाद एक टर्म आ रही है फ्रैक्शन, FRACTION, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है, कुछ अलग नहीं होता। जो अभी रेशो आई थी, मैं दोबारा लिख लेता हूं, कोई रेशो 3:4 है, तो इसे हमने डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया था 3/4। ये जो डिवाइड की फॉर्म है, बस इसे ही फ्रैक्शन कहते हैं। जब कभी आप रेशो को डिवाइड की फॉर्म में लिख दोगे, इस फॉर्म में लिख दोगे, इसे टोटल को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ऊपर वाला क्या था, एंटीसीडेंट था, नीचे वाला बच्चों क्या था, कॉन्सिक्वेंट था। जबकि ये जो टोटल है, ये जो टोटल है, इसे क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। तो इसे ही आप रेशो भी बोल सकते हो, इसे ही आप फ्रैक्शन भी बोल सकते हो। तो ये है आपका फ्रैक्शन। ठीक, उसके बाद बच्चों एक टर्म आ रही है कंपाउंड रेशो। पहले मैं आपको ये सब समझा देता हूं, इंपोर्टेंट, फिर क्वेश्चन जो है आपके फटाफट हो जाएंगे। कंपाउंड रेशो क्या होती है, रेशो तो हमने समझ लिया, अब समझना है कंपाउंड रेशो क्या है। कंपाउंड रेशो में ये कहा गया है बच्चों कि मान लो कोई भी 2 रेशो है, मान लो एक तो है 4:1, एक है 2:3। अभी मैं 2 रेशो ले रहा हूं, आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कितनी भी रेशो ले सकते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड रेशो के लिए क्या करेंगे हम, ये जो इनकी फर्स्ट टर्म है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, 4, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 2,
इसकी सेकंड टर्म क्या है 1 और इसकी सेकंड टर्म क्या है 3। तो फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से कर देंगे, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में और अपॉन में सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड टर्म में। फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई सेकंड टर्म में। या हम ऐसे भी कह सकते हैं एंटीसीडेंट की मल्टीप्लाई एंटीसीडेंट में और कॉन्सिक्वेंट की मल्टीप्लाई कॉन्सिक्वेंट में, क्योंकि अभी हम समझ के आए हैं। अब इसे आप सोल्व कर लीजिए। तो 4 2 जा 8 और 3 1 जा 3, बस ये जो आ गया है आपका 8:3, इसे ही आप कंपाउंड रेशो बोलेंगे, इसे ही आप कंपाउंड रेशो बोलेंगे। अगर यहाँ 2 रेशो ना हो गए 3 रेशो होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों की जो फर्स्ट टर्म है वो ऊपर लिख दीजिए मल्टीप्लाई में, और तीनों रेशो की जो सेकंड टर्म है वो नीचे लिख दीजिए। सोल्व कर लीजिए, जो आएगा वो कंपाउंड रेशो कहलाएगी। ठीक है बेटा, ये आप उतार लीजिए। तो ये इस चैप्टर की स्टार्टिंग थी, बिगिनिंग थी। जो मेन 2-3 चीज थी मैंने वो समझा दी, और अब समय खराब ना करते हुए तुरंत ही हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे बच्चों। इसे आप कॉपी कर लीजिए 2 मिनट और फिर मैं आगे करता हूँ। चलिए मैं मिटो रहा हूँ इसे। उतार लिया होगा, ना उतारा हो तो थोड़ा सा बैक करके देख लेना। चलिए बच्चों एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में एक ही दे रखी है आई थिंक जी। चलिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। इसके 2 पार्ट दे रखे हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, अपनी बुक में देखते रहना। ये दे रखा है 13:8, ये लिखा हुआ है, और कहा है कि इसकी फर्स्ट टर्म बताइए। तो जो फर्स्ट टर्म है एफ का मतलब फर्स्ट क्या हो गई 13, कह रहे हैं सेकंड टर्म बताइए। तो सेकंड टर्म क्या है 8। फिर कहा है एंटीसीडेंट बताइए, तो एंटीसीडेंट भी फर्स्ट टर्म ही होती है तो 13। फिर कहा है कॉन्सिक्वेंट बताइए, कॉन्सिक्वेंट क्या होती है सेकंड टर्म। ये आंसर आ गया। बस रेशो दे रखी है, कहा है फर्स्ट टर्म बताओ, सेकंड टर्म बताओ, एंटीसीडेंट बताओ, कॉन्सिक्वेंट बताओ। एंटीसीडेंट की स्पेलिंग क्या है, कॉन्सिक्वेंट की स्पेलिंग क्या है, मैं सब बता चुका हूँ। बार बार लिखूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए ए फॉर एंटीसीडेंट, सी फॉर कॉन्सिक्वेंट, एफ फॉर फर्स्ट टर्म, एस फॉर सेकंड टर्म। लेकिन आप एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे, आप एग्जाम में पूरा वर्ड लिखेंगे स्पेलिंग के साथ। आप ये शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ, आप एज ए स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो आपको पूरा वर्ड ही लिखना चाहिए, वरना स्पेलिंग भूल जाओगे और जो टीचर है वो आपके नंबर्स भी काट लेंगे। तो आपको पूरा वर्ड लिखना है। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है इसका। सेकंड पार्ट दे रखा है बच्चों 7:5। इसमें भी यही पूछा है, फर्स्ट टर्म बताइए क्या हो जाएगी 7, सेकंड टर्म बताइए क्या हो जाएगी 5, एंटीसीडेंट क्या होगा 7, कॉन्सिक्वेंट क्या होगा 5। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रखा है, राइट ईच ऑफ द रेशो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशो दे रखी है, उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो मैंने भी बताया था, उसकी कटिंग कर देंगे किसी टेबल से और फिर वो क्या आ जाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट दे रखा है बच्चों 30:45। तो कैसे करेंगे, अपॉन में लिख लेंगे इसे। ठीक है, इसकी आप कटिंग कर दीजिए। आप बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर किससे काटें। आप छोटे टेबल से काट ले चाहे बड़े टेबल से काट लें, लेकिन दोनों के दोनों नंबर सेम टेबल से काटने हैं। जैसे ये दोनों के दोनों नंबर 5 से भी कट जाएंगे तो 5 से काट सकते हो। ये दोनों के दोनों नंबर 3 से भी कट जाएंगे, 3 से काट सकते हो। ये दोनों नंबर 15 से भी कट जाएंगे, 15 से काट सकते हो। फर्क क्या है, फर्क यह है कि अगर छोटे से काटोगे तो 1-2 स्टेप में क्वेश्चन होगा जाके,
बड़े से काट दोगे तो एक बार में ही आंसर आ जाएगा। जैसे 5 से काट लो, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45। अभी आंसर नहीं आया, क्यों? ये दोनों अभी भी कट सकते हैं किसी टेबल से। ये किससे कटेंगे? 3 से। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अभी आंसर आ गया 2/3। तो ये क्या हो गया बच्चों? सिंपलेस्ट फॉर्म। इसे ऐसे छोड़ दो या ऐसे लिख लो। सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों हो गई? क्योंकि अभी किसी टेबल से नहीं कटेंगे। 1 से कट सकते हैं, लेकिन जब तुम 1 से काटोगे तो फिर यही आ जाएगा, तो इसलिए 1 से तो काटते नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है? 112/48 ऐसे लिखा हुआ है रेशो में, तो मैं डायरेक्ट ही ऐसे लिख दिया है। और इसी कटिंग करते हैं। किससे कट रहा है? 2 से काटो पहले। अभी आप छोटे बच्चे हो तो छोटे छोटे नंबर से काट लो। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, एक बच गया। 12 हो गया, 2 6 जा 12। फिर 2 से काट दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 1 बच गया ना, ये हो गया 16। तो क्या हो गया? 2 8 जा 16। मैं इसे थोड़ा दोबारा उतार लूं। ऊपर 28 है, नीचे क्या आ गया बच्चों? 12 आ गया। अभी भी 2 के टेबल से कर सकते हैं। फिर काटो। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। तो क्या आ गया आंसर आपका? 7/3। अभी किसी भी टेबल से नहीं कर सकते, इसलिए क्या आ गया बच्चों? सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। ठीक है। उसके बाद इसका देखते हैं फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट इजी सा है, अपना आप कर लेना। फोर्थ पार्ट है तो ये भी इजी, पर थोड़ा सा डिफरेंट दे रखा है, तो डिफरेंट पार्ट करा दूं मैं आपको। 4/2/5 ये दे रखा है। इस बार देख रहे हैं आप क्या दे दिया है? फ्रैक्शन दे दिया है। तो जब भी फ्रैक्शन दे दिया जाए, नंबर के नीचे 1 मान सकते हैं आप हमेशा। तो ये फ्रैक्शन था, तो इसे भी हमने क्या बना लिया? फ्रैक्शन बना लिया। अब जब 2 फ्रैक्शन आ जाएं और उनके बीच में क्या है? रेशो, तो इनका एलसीएम लिया जाता है। जैसे मतलब हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं ना फ्रैक्शंस को, एलसीएम लेकर, ऐसे हम इसे करेंगे। तो जिसे नहीं आता एलसीएम लेना, देखिए एलसीएम हमेशा लिया जाता है नीचे वाले नंबर का, 1 का और 5 का। तो साइड में ऐसे एक कोमा लगा लेते हैं, उसी कटिंग करेंगे ऐसे। 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, फिर 5 से कर देंगे 5 1 जा 5। तो ये आ गए, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 5 1 जा 5, ये बच्चों क्या आ गया है? एलसीएम आ गया है। मैं डायरेक्ट इसे 5 से भी काट सकता था, पर मैंने 1 से काट के दिखाया है आपको, है ना पहले। अब इस एलसीएम को लिख लेते हैं नीचे ऐसे। अब क्या करेंगे? इसको नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे 1 से। तो 5 को जब 1 से डिवाइड करोगे, डिवाइड बोल रहा हूँ ना, डिवाइड, देखो करके देखो। 5 को 1 से डिवाइड करो, 1 5 जा 5, ये 5 आ गया। कर करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना है, क्या आ गया? 5। और जो आ जाए उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले में कर देनी है। तो 5 × 4। ठीक है। बहुत से स्टूडेंट हो या टीचर क्या दिखा देते हैं? डायरेक्ट कैसे कि भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो। लेकिन वो मेथड हमेशा कामयाब नहीं होता, कहीं कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको हमेशा एक यूनिक वे में चलना चाहिए। तो इससे आप करेंगे तो हमेशा फिट बैठेगा। अब 5 को 5 से डिवाइड करो, क्या आ गया? 1। और 1 की मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे? 2 में। तो क्या करा हमने? जो नीचे वाला नंबर है उससे एलसीएम को डिवाइड करना है, और जो आ जाएगा उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले में कर देनी है। भाई इतना ध्यान देना है। अब इसे सोल्व कर दीजिए। तो 5 4 जा 20, रेशो ऐसे ही 2 1 जा 2। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम को छोड़ देते हैं, इसे छोड़ दीजिए, अब इसे नहीं लिखेंगे आप। ठीक है। अब ये दोनों नंबर आ गए, तो ये दोनों नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये दोनों 2 से कट जाएंगे। तो 2 10 जा 20 और 2 1 जा 2, ये आपका आंसर आ गया। तो जब भी फ्रैक्शन आ जाएगा आपको इस तरह से एलसीएम ले लेना है और फिर सोल्व कर लेना है। उसके बाद एक लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। साथ साथ उतारते रहना, साथ साथ समझते रहना। ये दे रखा है 3 होल नंबर 3/5। इसके बाद 2 पार्ट हैं वो ऐसे ही हैं, ठीक है, सेम। और 2 होल नंबर 2/5 ये क्वेश्चन दे रखा है और कहा है बच्चों कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो।
तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों? मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। तो क्या करेंगे, पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में। तो कैसे होगा? इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ऐसे ये तो मल्टीप्लाई करेंगे और इसे क्या कर देते हैं, ऐड। तो 5 3 जा 15, 15 में 3 ऐड कर दो 18, ये आ गया है 18/5। नीचे वाला नंबर ऐसे लिख लेते हैं, फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इन्हें ऐड करेंगे। 5 2 जा 10, 10 में 2 ऐड कर दो 12/5, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद इसे हम एलसीएम से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले एलसीएम से बताता हूं आपको। 5 का और 5 का एलसीएम लो, यहां पे ले लो। 5 1 जा 5, क्या आ गया 5, 1 1 आ गया, ये यहां लिख दिया। अब 5 को 5 से डिवाइड करो, क्या आ गया 1, 1 की मल्टीप्लाई कर दो 18 में, तो 18 × 1, यही मेथड जो भी बताया था। फिर 5 को 5 से डिवाइड करो बच्चों, क्या आ गया 1, 1 की मल्टीप्लाई कर दो 12 में, ये हो गया 12 × 1। अब 18 1 जा 18, 12 1 जा 12, और ये जो 5 है इसे छोड़ देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, यहाँ लेफ्ट कर दिया था ना। अब ये दोनों नंबर किससे कट रहे हैं? 2 से कट रहे हैं, तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। अब ये 3 से कट रहे हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ये आ गया है फाइनली आंसर, आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है 3:2। तो ये तो हमने कर दिया एलसीएम मेथड से। अगर हमें इसे डायरेक्ट करना हो थोड़ा सा, यही हो सकता है डायरेक्ट, हर कोई नहीं हो सकता। कौन सा हो सकता है डायरेक्ट मेथड से बताता हूँ, जिसमें ये दोनों नंबर सेम हो। जैसे 18/5 × 12/5, ये क्वेश्चन था हमारा, ये उतार लिया मैंने दोबारा यहाँ पे। अब मान लिया मैं इसका एलसीएम लेना नहीं चाहता, तो एलसीएम में इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि दोनों नंबर क्या है, सेम है। तो जब ये दोनों नंबर सेम हो तो बस आप इन्हें छोड़ दो और सीधे ऊपर वाला नंबर लिख लो और आप सीधे यहाँ पे आ जाओगे, ये आ गया। तो एलसीएम लेना नहीं पड़ा, ना डिवाइड और मल्टीप्लाई करनी पड़ी, आगे फिर वही काम कर लो। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, ये 3 से कट रहे हैं, 3 3 जा 9, 3 2 6, ये आंसर आ गया। तो ये जो एलसीएम वाला मेथड है, ये तो आपका हर किसी क्वेश्चन में लग सकता है, लेकिन ये तभी लगेगा जब ये दोनों नंबर सेम होंगे। ठीक है, ये उतारिएगा फिर आया करता है। जो उतारना हो उतार लो, लिख लो, उसे कॉपी कर लो। चलिए, हो गया होगा। अभी मैं इधर ही कर रहा हूं, इसे आप कर लेना, अगर नहीं कॉपी करा होगा तो कर लेना। चलिए आगे देखते हैं बेटा। ये हो गया है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। उसके बाद है 3 क्वेश्चन है, और 3 का ए पार्ट, 3 का ए पार्ट, 3 का ए पार्ट में लिखा हुआ है, लैंग्वेज लिखी हुई है, राजा वेस्ट ट्वाइस एज मच एज रवि। एक राजा है, एक रवि है। कह रहे हैं कि जो राजा का जो वेट है वो रवि का ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, दुगना, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ ये ध्यान ये देना है कि राजा जो है रवि का ट्वाइस है, तो आप क्या करोगे, रवि को 1 मान लो और राजा हो जाएगा ट्वाइस। ये ध्यान देना है, मतलब राजा जो है रवि पे डिपेंड कर रहा है ना, तो जिस पे डिपेंड करता है उसे 1 मान लो। तो रवि को 1 मान लिया। अब ये ट्वाइस कह रहा है तो 1 का ट्वाइस 2 हो गया। अगर ये थ्राइस कहता तो 1 का थ्राइस 3 हो जाता। यहाँ गलती नहीं करनी है, कौन सा 2 कौन सा 1, ये लिखा हुआ है। फिर पूछा है कि व्हाट इज द रेशो ऑफ राजा वेट एंड रवि वेट, कि राजा और रवि के वेट में रेशो बताओ। तो राजा का वेट ये हो गया, रवि का वेट ये हो गया, बस यही हमारा आंसर आ गया बस, और क्या है।
यही हमारा आंसर आ गया बच्चों। बस लैंग्वेज का ध्यान रखना है। चलिए आगे, इसका बी पार्ट क्या है? यहाँ पे है मधु और नेहा। M4 मधु, मैं लिख देता हूं, मधु है और ये कौन है? नेहा। यहाँ लिखा हुआ है मधु इज थ्राइस एल्ड एज नेहा। अपनी बुक में पढ़ते रहो, बाकी मैं तो पढ़ ही रहा हूं कि मधु जो है नेहा की थ्राइस है, मतलब नेहा की जितनी उम्र है उसकी 3 गुनी है। किसकी? मधु की। अब फिर वही बात है, मधु किस पे डिपेंड कर रही है? नेहा पे। तो नेहा को मान लो 1, यहाँ रेशो लगा लो। और इस बार क्या है? थ्राइस है, तो थ्राइस का मतलब क्या होता है बच्चों? 3 गुना होता है। ये आ गया 3:1। तो जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि कहीं भी आंसर छोड़ दो। अब अगली लाइन देखो क्या लिखी हुई है, व्हाट इज द रेशो ऑफ नेहा एज टू मधु एज। यानी कि नेहा और मधु की एज में रेशो निकालनी है। दैट मीन्स नेहा की ऊपर लिखनी है और मधु की नीचे लिखनी है, क्योंकि ये जो आंसर था हमारा तो मधु और नेहा में है ना। उसने पूछा नेहा और मधु में बताओ, तो नेहा की एंट्री क्या है? 1 है और मधु की एंट्री क्या है? 3 है। तो आंसर क्या आएगा? 1:3 आ जाएगा। ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया, बाकी तो वैसे उल्टा भी कर सकता है नहीं, लेकिन समझाना पड़ता है। तो अगर मधु और नेहा में रेशो पूछता तो 3:1 होता। इसने नेहा और मधु में पूछा है तो 1:3 हो गया। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसे उतारिएगा। ये मॉइस्चर में इतना जम जाती है इंक कि इसमें डस्टर काम नहीं करता। डस्टर जब भी काम करेगा जब ड्राई होगा सब कुछ। खैर, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 3। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के भी 2 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, ए रेशो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म 9:8। एक रेशो दे रखी है बच्चों 9:8। फिर कहा है इफ इट्स एंटीसीडेंट इज 81। एंटीसीडेंट दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 81, और कहा है कॉन्सिक्वेंट बताइए। कहा है कॉन्सिक्वेंट बताइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं इस पीरियड की स्टार्टिंग में कि एंटीसीडेंट क्या होता है और कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, इसलिए मैं सारी स्टार्टिंग पहले बता देता हूं ताकि बीच में क्वेश्चन है फिर आप परेशान ना हो। तो एंटीसीडेंट क्या होता था? फर्स्ट टर्म, और कॉन्सिक्वेंट क्या होता था? सेकेंड टर्म। तो इसमें कुछ नहीं करना, जब आप इसे सोल्व करोगे क्वेश्चन को तो जो रेशो है इसे आप फ्रैक्शन में लिख लीजिए। अब ये फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म के सामने क्या आता है बच्चों? एंटीसीडेंट। और ये सेकंड टर्म है, इसे क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट। तो 9/8 ऐसे लिखिए। एंटीसीडेंट कितना दे रखा है? 81, तो ये एक ही जगह 81 रख दो। और कॉन्सिक्वेंट निकालना है, तो इसे निकालना है, इसे x मान लो, या तो x मान लो या c लिख दो, आपकी मर्जी है, लेकिन x ही मान लेना, क्योंकि मैंने कहा है कि आप शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे। एंटीसीडेंट पूरा लिखेंगे, कॉन्सिक्वेंट पूरा लिखेंगे, उसे शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। अब इसे आप सोल्व कर दीजिए। कैसे होगा सोल्व? कई तरीके होते हैं सोल्व करने के, बिल्कुल आपको इजी मेथड बताता हूँ। जब बीच में इज इक्वल टू है तो ऊपर से ऊपर कटिंग हो जाएगी, नीचे से नीचे कटिंग हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखो। कब? जब बीच में इक्वल का निशान हो तो ऊपर से ऊपर काट दो। 9 9 जा 81, ये कट नहीं सकते क्योंकि ये x है और ये 8 है, ठीक। अब क्या करें, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो इनकी कटिंग नहीं होगी, इनकी क्या हो जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ 1 है, 9 1 जा 9, x की मल्टीप्लाई 1 में कर लो, x, और 9 8 जा 72, ये आंसर आ गया। तो x क्या मान रखा था हमने? कॉन्सिक्वेंट। तो इस तरह से कॉन्सिक्वेंट निकल गया और ये बच्चों हमारा आ गया आंसर, ठीक है। ये फोर्थ का आपका
फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है 4 का। 4 के सेकंड पार्ट में बच्चों दे रखा है, रेशो तो वही दे रखी है, यानी कि 9:8, तो 9/8 लिख लिया। फिर क्या लिख लेंगे, एंटीसीडेंट, ये क्या है, कॉन्सिक्वेंट। अब इस सेकंड पार्ट में कॉन्सिक्वेंट दे रखा है, कॉन्सिक्वेंट दे रखा है 40, और आपसे कहा है कि एंटीसीडेंट निकालिए। ये क्वेश्चन है आपका सेकंड पार्ट, तो वही काम करो, 9/8 ऐसे लिख लो, एंटीसीडेंट निकालना है तो इसे x मान लो, और कॉन्सिक्वेंट कितना है इस बार 40 है। फिर बीच में इक्वल टू आ गया, तो नीचे से नीचे काट सकते हैं, तो 8 5 जा 40 हो गया, 8 1 जा 8 हो गया। अब क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, x की मल्टीप्लाई 1 में करो x, और 9 5 जा 45, और ये आ गया है हमारा आंसर। तो कभी एंटीसीडेंट देगा कॉन्सिक्वेंट पूछ लेगा, कभी कॉन्सिक्वेंट देगा एंसीडेंट पूछ लेगा। तो यही है, ये कॉपी करिए, फिर आगे करते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। और इनका बार बार रिवाइज करो और फिर नंबर देखो अपने आप। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के भी 2 पार्ट है बेटा। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, अभी से बाद में उतारना, पहले से समझ लो। एक रेशो दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 5 भी यही दे रखा है, कॉन्सिक्वेंट एंटीसीडेंट, तो लिख दिया। तो बस मैं एक पार्ट कर देता हूँ। रेशो क्या है, 5:3, तो 5/3 लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे, ये एंटीसीडेंट होता है, ये कॉन्सिक्वेंट होता है, और इसमें दे रखा है, एंटीसीडेंट दे रखा है 30, तो एंटीसीडेंट की क्या रख देंगे 30, और पूछा है कॉन्सिक्वेंट बताओ, तो फिर वही x मान लिया। बीच में इक्वल टू है, ऊपर से ऊपर काट दो, 5 6 जा 30, इनकी क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x 1 जा x, और 6 3 जा 80, ये आंसर आ गया बेटा। और 5 का बी भी ऐसे ही है, ये अपना आप कर लेना। अब हम आते हैं 6 क्वेश्चन में। 6 क्वेश्चन क्या है, राइट द रेशो इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। फिर रेशो दे रखी है और कहा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में से निकालिए। फर्स्ट पार्ट देखिएगा, बड़ा ही आसान चैप्टर है और आप तो इसे फटाफट कर दोगे। 3 रुपीज 20 पैसे ऐसे लिखा हुआ है, 260 पैसे, 260p यानी कि पैसे, इसमें हमें रेशो निकालनी है। तो जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था और मैं रेशो को समझा रहा था, तो मेरी बात याद करो, मैंने कहा था रेशो तभी निकल सकती है जब दोनों चीज एक जैसी हों, या तो दोनों सेंटीमीटर हो, या दोनों मीटर हो, या दोनों रुपीज हो, या दोनों पैसे हो, तो वो वाली बात आ गई है। अब आप देख रहे हैं ये तो है रुपीज और ये क्या है पैसे, तो इसे हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, पहले इन दोनों को हमें पैसे बनाने पड़ेंगे। तो पहले आप लिख लिया 3.20 ऐसे लिख लिया, अपॉन में लिख लिया 60, ये क्या है रुपीज है, ये क्या है पैसे हैं। तो अब मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्यों करा 100 से मल्टीप्लाई, यहां देखो 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, क्या होते हैं 100 पैसे। कोई भी रिलेशन हो, चाहे आपका साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, स्टैटिक्स हो, कोई सा भी साइंस हो, जो फॉर्मूला होता है अगर आप इधर से इधर बनाओगे तो मल्टीप्लाई करते हैं, और इधर से इधर बनाओगे तो डिवाइड करते हैं हमेशा। यानी कि रुपीज से पैसे बनाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, और पैसे से रुपीज बनाओगे तो बच्चों डिवाइड करोगे, ये बात ध्यान रखना। तो अब ये रुपीज थे ना, और मुझे क्या बनाने थे पैसे, तो जब मैं रुपीज से पैसे बनाऊंगा तो 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, ये कर दी। तो अब इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि ये भी पैसे बन गया और ये तो पहले से पैसे था ही, तो दोनों सेम हो गए। सेम करने के बाद अब उसे सोल्व करोगे आप, ठीक है। अब आप इसे सोल्व करते हैं। जब कभी भी क्वेश्चन में डेसिमल आ जाए, सबसे पहले डेसिमल को हटाना है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, डेसिमल हटाते नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, तो कहीं तो आंसर सही आ जाएगा, कहीं आंसर गलत आ जाएगा। वो काम हमें करना ही नहीं है, हमें अपना अपना एक यूनिक वे के लेके चलना है। क्वेश्चन छोटा हो बड़ा हो,
हमें अपना वही मेथड अप्लाई करना है, कभी गलती होएगी नहीं और मैथ्स बहुत इजी हो जाएगा, सारी चीजें उंगलियों पे आ जाएंगी आपको। ठीक है, अब मैं पॉइंट हटाऊंगा पहले, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, ये बात तो जानते होगे। अगर नहीं जानते, पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती हैं उतनी ही जीरो आ जाती हैं। अगर डेसिमल ऊपर है तो जीरो नीचे आ जाएंगी, और डेसिमल नीचे है तो जीरो ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, बस डेसिमल हट गया, 100 से 100 कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। अब क्या बचा, ऊपर तो आ गया है 32, नीचे आ गया है 6, कटिंग करना शुरू। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये आ गया है 16:3। आगे कटिंग हो नहीं सकती, तो यही है आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म, ये आ गया है आंसर। ठीक है, चलिए उतारिए इसे आप। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, दोनों रुपीस की एंट्री हो जाएगा आप पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 6 का थर्ड पार्ट। इसमें दे रखा है 6 मीटर 40 सेंटीमीटर और 4 मीटर 80 सेंटीमीटर। कह रहे हैं इसमें सिंपलेस्ट रेशो निकालो। तो फिर वही बात, दोनों को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। ये मीटर भी है, सेंटीमीटर में डायरेक्ट भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि डायरेक्ट नहीं होने का, ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी मीटर है यहाँ भी सेंटीमीटर है। अगर हम डायरेक्ट भी करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, सेंटीमीटर में मत चेंज करो इसे, ये मीटर है सेंटीमीटर है, मीटर है सेंटीमीटर है तो सेम ही। तो क्या करें, इसे ऐसे लिख लो 6.40 और 4.80। डेसिमल से पहले मीटर और डेसिमल से बाद में क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया, तो इसे ऐसे ले सकते हैं। अब डेसिमल हटा लो, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे, जैसा भी बताया था। अब कटिंग कर दो, 100 से 100 कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, क्या बच गया बच्चों, 64 और 48 बच गया। ठीक है, इसकी अब कटिंग कर लो 2 के टेबल से। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर कटिंग कर लो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब कटिंग होनी हो गई बंद और ये आ गया है आपका आंसर 4:3। ये वैसे भी हो सकता था सेंटीमीटर बना के, बाकी ये डायरेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, ये कर लीजिए। उसके बाद है फोर्थ पार्ट, देखिए इसका, ये है 1 किलोमीटर अपॉन 600 मीटर। इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। ये किलोमीटर और ये मीटर है तो दोनों को मीटर बनाने पड़ेंगे, और मीटर बनाने के लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, समझ समझ के। तो 1 किलोमीटर में होते हैं बच्चों 1000 मीटर। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अब क्या करें, 1 की मल्टीप्लाई करते हैं 1000 में, क्यों, ये जो किलोमीटर है इसे मुझे मीटर बनाने हैं, तो जब मैं किलोमीटर से मीटर बनाऊंगा क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये मीटर आ गया, नीचे क्या है 600 मीटर, ये हो गए दोनों सेम। अब कटिंग कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, भाई आंसर आ गया 5:3। 5 1 जा 5 और 3, ये आपकी आ गई है सिंपलेस्ट फॉर्म। एक पार्ट और कर देता हूं, भाई 1 2 ही पार्ट छोड़े हैं, बाकी तो सारे कर दिए हैं। इसे इतना उधार लो, इतना मैं यहां करता हूं। आ गया है बेटा फिफ्थ पार्ट, देखिए इसका। फिफ्थ पार्ट है 3 hours 20 minutes अपॉन 1 hour 40 minutes। ये दे रखा है, सिंपलेस्ट रेशो निकालनी है। वही 2 तरीके हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि सेम है ना, यहाँ भी आवर्स है, एच का मतलब आवर्स मिनट्स, तो वही डेसिमल वाला रूल लगा दो डायरेक्ट। कैसे, 3.20 1.40, तो पॉइंट से इधर क्या आ गया आवर्स, और पॉइंट से इधर क्या आ गया बच्चों, मिनट्स आ गया।
इसमें प्रॉब्लम आएगी बेटा, क्योंकि ये 100 के फॉर्मेट को सेपरेट नहीं करता। ये चीज हम तब कर सकते हैं, जैसे मीटर सेंटीमीटर था ना, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत है, यहाँ 1 आवर में 60 मिनट होती हैं। तो इसे ऐसा ना करके इसके आप मिनट ही बनाओ। तो करके दिखाता हूँ पहले मैं तुम्हें, ना करके दिखाता हूँ, देखते हैं कि आंसर सेम आएंगे हमारे, अलग अलग आएंगे। पहले हम ऐसे ही करते हैं। तो पॉइंट आया, कितना आ गया नीचे 100, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो 2 जीरो आ गई। यहाँ 2 डिजिट है तो ऊपर भी 2 जीरो आ गई। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा बच्चों? 32/14 आ गया। ठीक है, काटो, 2 से 1 जा 14, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। यहाँ से रेशो निकल के आ रही है 16:7 आ रही है। अभी ये मत देखो क्या सही है क्या गलत है, जो मैं बता रहा हूँ उसे नोटिस करो। जब हमने इसे इस तरीके से करा, कुछ भी चीज होती है सीखने के लिए होती है। अगर गलती भी हो जाए तो भी सीखने के लिए है, और सही हो जाए तो भी सीखने के लिए है ना। तो इस क्वेश्चन को हम इस मेथड से क्यों नहीं कर सकते? इसे हम इस मेथड से कर सकते हैं, तो उसे भी पता चलेगा अभी हमें। अब मैं इसे सेकंड मेथड से करता हूँ। कैसे? मैं मिनट बना रहा हूँ, तो 1 आवर में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट। अब देखें, क्या पता सही हो क्या पता गलत हो। ठीक, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। जब आप आवर से मिनट बनाओगे तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो वापस क्वेश्चन में यहाँ आ जाओ, ये 3 आवर्स है, तो 3 की मल्टीप्लाई किसमें कर दी? 60 में। तो क्या बन गई? मिनट बन गई। और ये 20 मिनट पहले से थी, तो ये हो जाएंगी प्लस। प्लस क्यों हो जाएंगी? क्योंकि दो चीज जब सेम हो जाती है तो प्लस होती है। ये आवर्स थे, ये मिनट्स थे। 3 की मल्टीप्लाई 60 में करी, क्या बन गई? मिनट। और ये भी मिनट है, तो ये भी मिनट ये भी मिनट, तो ऐड ही तो करना पड़ेगा ना, ऐसे। अब नीचे आ जाओ, ये 1 आवर है, तो 1 × 60 प्लस क्या लिखूं? 40। ये लाइन समझ में आ गई होगी आपको। अब इसे सोल्व करके देखते हैं। बोर्ड मास के हिसाब से पहले क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो 63 जा 180 प्लस 20 ऐसे, 61 जा 60 प्लस 40 ऐसे। इन्हें ऐड कर दो, क्या आ गया? 200। इन्हें ऐड कर दो, क्या आ गया? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, क्या आ गया? 2:1। अब आप देखो आंसर अलग अलग आ गए आपके। जब हमने डार्ट मेथड से करा तो आंसर आ रहा है 16:7, और जब हमने इस मेथड से करा तो आंसर आ रहा है 2:1। अगर दोनों मेथड सही होते तो दोनों का आंसर भी तो सेम आना चाहिए था। अब इनमें एक सही है और एक गलत है, तो वो गलत कौन सा है बच्चों? ये गलत है और ये आपका सही है। क्यों? क्योंकि मैंने भी आपको बताया था कि 1 आवर में 60 मिनट होती है। तो जब 60 मिनट होती है तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते डेसिमल लगा के। यहाँ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते थे, तो 100 का फॉर्मेट बन गया, तो वो चीज आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए इसे बेटा ऐसे नहीं कर सकते, आपको ऐसे करना पड़ेगा, आवर्स की मिनट बना के। ठीक है, उतारिए इसे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। भाई कोई बात नहीं समझ में आ रही, बैक कर लो वीडियो को, दोबारा देख लो थोड़ा सा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। एक पार्ट और है, उसका आप अपना आप कर लेना, वो भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 7 में आए। क्वेश्चन नंबर में 2 पार्ट दे रखे हैं, ये देखते हैं। ऑफ द 550 पीपल लिविंग इन ए हाउसिंग सोसाइटी, जो टोटल पीपल हैं जो किसी सोसाइटी में रह रहे हैं बच्चों, वो है 550। 300 आर मेल्स। इनमें से जो मेल्स हैं, मेल्स क्या होते हैं? पुरुष। हिंदी में क्या कहते हैं? पुरुष, है ना, इनके जेंट्स। वो है 300। और कहा है फाइंड द रेशियो ऑफ फीमेल्स। फीमेल्स की रेशियो निकालनी है बच्चों, किससे? मेल से। ये मेरा क्वेश्चन है। तो फीमेल्स को निकालना तो पड़ेगा ना, तो सीधी सी बात है, टोटल पीपल कितने हैं? 550, उसमें मेल कितने हैं? 300। तो अगर मैं टोटल में से मेल्स को माइनस कर दूं तो फीमेल्स आ जाएंगी, क्योंकि सोसाइटी में या तो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो पीपल बन जाते हैं। कर दो माइनस, 0 5 5 में 3 गया 2, F4 फीमेल्स। ये क्या आ गई हैं? फीमेल्स आ गई हैं। तो फीमेल्स की जगह लिख दो 250, और मेल्स तो मैं पहले से बता दें कितने? 300। करो सोल्व, 0 से 0 कैंसिल,
5 5 जा 25, 5 6 जा 30। तो आंसर आ गया बच्चों 5:6। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद इसका बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में क्या रखा है? शंकर मंथली इनकम। इनकम दे रखी है, कितनी दे रखी है इनकम? 12,000 रुपीज। ये शंकर की इनकम है। उसके बाद उसका एक्सपेंडिचर दे रखा है। एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा। और ये कितना है? 10,500 रुपीज। ये क्वेश्चन में दे रखा है। और कहा है फाइंड द रेशो ऑफ इनकम, आई फॉर इनकम, अपॉन सेविंग। इनकम में और सेविंग में क्या निकालनी है? रेशो निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। इनकम 12,000 रुपये है उसकी, शंकर की। खर्चा कितना है? 10,500, जिसे हम एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। तो अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे बच्चे, तो तभी तो सेविंग आएगी। मान लिया सपोज आपकी जेब में 5 रुपए हैं और आपने 2 रुपए की टॉफी खा ली, तो 5 रुपए तो आपके पास है, 2 रुपए क्या हुआ आपका एक्सपेंडिचर। तो आपकी सेविंग कितनी हुई? 3 रुपीज। 5 रुपए में से 2 रुपए की टॉफी खा ली, 3 रुपए बच गए। इसलिए इनकम में से जब एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे क्या आएगी बच्चों? सेविंग आ जाएगी। करो माइनस, 0 0, 10 में से 5 गया, 5 और 1, ये बच गया। S4 सेविंग आ गई है, रख दो। इनकम चाहिए थी, इनकम तो पहले से ही है 12,000। फिर सेविंग चाहिए, सेविंग आ गई है 1500। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 3 8 जा 24। क्या आ गया बेटा? 8:1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उतारिए इसे। ये क्वेश्चन हो गया आपका। बेटा सोच तो रहा था मैं कि इसी पीरियड में खत्म कर दूंगा आपका ये, लेकिन बस वो बात वही है कि अगर मान मैं इस पीरियड में खत्म करता तो बहुत से क्वेश्चन छूट जाते, फिर वो पढ़ाना बराबर हो जाता। तो लगभग 45-47 मिनट की वीडियो बन चुकी है, तो इसकी फिर मुझे दूसरी वीडियो बनानी ही पड़ेगी। अभी ये पहले वीडियो में हमने कहाँ तक कर लिए हैं क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन तक कर लिए हैं, 7 तक हो गए हैं। और इसमें मुझे लगता है कितने क्वेश्चन हैं? ये हैं आपके 15 क्वेश्चन है। तो यही है कि एक पीरियड और आएगा इसका, और उसमें जाके ये पूरा चैप्टर समाप्त होगा। चलिए बस आज इतने रहने देते हैं। बाकी आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।